दोस्तों आज हम एक शॉर्ट्स में एक टॉपिक को समझते हैं जहाँ से ऑलमोस्ट आपको सवाल मिलते ही रहते हैं। उसमें से सबसे पहले तो यूपीएससी ने ही डायरेक्ट उसके लिए सवाल पूछा था कि प्राथमिक चट्टानें क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, और ये मेंस का प्रश्न था। उसको हम समझने का प्रयास करते हैं और उस टॉपिक का नाम है वो है वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीता। क्या है वो? ज्वालामुखीता यानी वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म क्या है? सीधी सी बात है कि जब मैग्मा, एक चीज ध्यान रखना, क्या है मैग्मा? मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक परतों में उपस्थित एक हॉट मोल्टेन सब्सटेंस या हॉट मोल्टेन मटेरियल होता है, यानी एक गर्म गलित पदार्थ। गर्म गलित पदार्थ जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर की ओर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक, उसको हम क्या कह देते हैं? ज्वालामुखीता के। जब ये हॉट मोल्टेन मटेरियल, जो गर्म गलित पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर की ओर आता है, यानी जब ये लावा के रूप में बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जो वोल्केनिज्म कहते हैं। अब ये जो गर्म गलित पदार्थ है ये अपने तीनों रूपों में हो सकता है। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। जो भी वहां से पदार्थ निकलता है, क्योंकि वोल्केनिज्म में क्या होता है कि जब एक अब हम जब समझेंगे आगे चल करके प्लेट बाउंड्रीज को समझेंगे, तो प्लेट बाउंड्रीज में एक चीज खास करके आती है कि जब अभिसारी प्लेट सीमांत पर या अपसारी प्लेट सीमांत पर चट्टानों का गलन होता है, और उन चट्टानों के गलन के पश्चात जिसमें खनिज तत्वों की मात्रा या खनिजों की उपस्थिति, अन्य चीजों की उपस्थिति जब साथ में आती है, और वो जब गलने के बाद बाहर निकलता है, तो तीनों अवस्थाओं में उसकी चीजें होती हैं। एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे सॉलिड है ये इसके गाढ़ेपन का निर्धारण करेगा। किसका? गाढ़ेपन का निर्धारण करेगा। और वहीं लावा की गतिशीलता का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? उस लिक्विड और गैस के माध्यम से होता है। गतिशीलता इन द सेंस कि वो कितने तेजी से जाकर के बाहर निकलेगा। एक हम जानते हैं कि हम पहले से पढ़ चुके हैं या उसको हम समझें कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में है, या बुक पढ़ते हुए पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अधिकांशतः जो जिस खनिज तत्व की उपस्थिति है, वो उपस्थिति होती है, सिलिका की उपस्थिति होती है। सिलिका का भी यहाँ पे इन चीजों के साथ संबंध है जो हमारे इग्नियस रॉक्स के साथ है, या कुल मिलाकर के कह लें इस मैग्मा या लावे के साथ भी उसका संबंध बनता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद रखना, इससे आपके बहुत सारे सवाल आगे जाकर के हल हो जाएंगे। जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय विस्फोट प्रकार की ज्वालामुखीता या शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखीता कैसे होगी, पूछिए, सामान्य सवाल पूछ लिया जाएगा कि बसाल्ट चट्टान से निर्मित या एंडेसाइट चट्टान से निर्मित या फिर क्या नाम है ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित अगर लावा है, अगर वो या मैग्मा वो अगर बाहर निकलता है तो वहां पर किस प्रकार की ज्वालामुखीता होगी, उसको ध्यान में उसको समझते हैं। या किस प्रकार की चट्टान के रवे का आकार कैसा होगा, प्लूटोनिक का होगा या बाहर का होगा, उन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी यही चीज है, सारा चीज यही सिलिका का ही खेल है, यानी सिलिका की मात्रा का उस चट्टान की अम्लीयता के साथ सीधा संबंध होता है। ठीक, सिलिका की मात्रा का अम्लीयता के साथ सीधा संबंध होता है। दूसरा पॉइंट है, सिलिका की मात्रा का मतलब गलनांक के साथ, उस चट्टान की गलनांक के साथ सीधा संबंध होता है। तीसरा पॉइंट रख लेना कि सिलिका की मात्रा का सीधा संबंध होता है मैग्मा के गाढ़ेपन से। ये भी ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट। अगला पॉइंट है कि सिलिका की मात्रा का उल्टा संबंध होता है उस पर क्या नाम है मैग्मा के घनत्व के या उस चट्टान के घनत्व के। अगला बात एक भी याद रखना कि रवे के आकार का मतलब ये हुआ कि जो चट्टान है और वो बाहर निकलेगी तो कितना बड़ा वो चट्टान, वो मैग्मा कितनी बड़ी चट्टान का निर्माण कर सकता है। तो रवे का आकार का उल्टा संबंध है शीतलीकरण की दर से। ठीक है? हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार की चट्टान में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो चट्टान उतनी ही ज्यादा अम्लीय होगी, उस चट्टान की गलनांक उतना ही ज्यादा होगा, वो मैग्मा उतना ही गाढ़ा होगा। और मैग्मा गाढ़े से होने के साथ अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो उस चट्टान का घनत्व क्या होगा? कम होगा। और साथ ही साथ रवे के आकार, अगर शीतलीकरण की दर ज्यादा है तो शीतलीकरण की दर अगर ज्यादा होने पर रवे का आकार हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब एक इसको समझते हैं
कि हमारे सामने जो आग्नेय चट्टानों की बात की जाती है तो आग्नेय चट्टानें दो होती हैं। एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी होती है, दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान। अब आप लोग यही बताइएगा कि अंतर्वेदी आप आग्नेय चट्टान में का शीतलीकरण का दर ज्यादा होगा या बाह्य आग्नेय चट्टान? तो जाहिर सी बात है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का शीतलीकरण का दर कम होगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट है, वायुमंडलीय प्रभाव है, वो वहां पर नजर नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही क्या नाम मैग्मा बाहर निकलेगा, लावा के रूप में बाहर निकलेगा, वो उसका मतलब जो उसकी जो हीट है, वो जो वायु के कण है उससे रिलेक्ट करेंगे, धूल के कण है, वो सारी चीजें भी तो उसको ऑब्जर्व करने, यानी उन्हें उसका संवहन के रूप में, अभिवहन के रूप में उनका ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू होगा। तो बाह्य आग्नेय चट्टानों में रवे का आकार छोटा होता है अपेक्षाकृत किसके, आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार की संरचनाएं कहाँ पे निर्मित होती है। ठीक, तो ये चीज हमने समझा कि जो बाह्य आग्नेय चट्टान है, यानी जो बाहर आकर के निर्मित होगी, यहाँ पर रवे का आकार कम, क्या होगा, रवे के आकार यानी उस चट्टान का आकार छोटा होगा कंपेरेटिवली प्लूटोनिक, प्लूटोनिक कह लो, या इसको बोलते हैं अभ्यांतरिक, या इसको बोल देते हैं अंतर्वेदी, इन चट्टानों का और रवे के आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा हो। ठीक, अब वही चीज एक चीज हमने पढ़ा था कि सिलिका की मात्रा का अम्लीयता से के साथ सीधा संबंध है, एसिडिटी के साथ उसके सीधा संबंध है। तो एक चीज ध्यान रखना, जिस मैग्मा में या जिस चट्टान से निर्मित होगा वो चीजें, जिस प्रकार का मैग्मा होगा, काफी एसिडिक अगर मैग्मा है तो वो उत्पत्ति करेगा, क्योंकि इसके साथ साथ सीधा संबंध किसका बनता है, ध्यान रखना, उसका है गाढ़ापन से। तो एक चीज है कि जितना गाढ़ा मैग्मा होगा उतनी तेजी के साथ विस्फोट कर से बाहर आएगा। तो जब भी अम्लीय मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा, तो सीधी सी बात है किस प्रकार की का निर्माण करेगा, केंद्रीय विस्फोटक, यानी स्ट्राम्बोलियन टाइप की या स्ट्रेटोवोल्केनिज्म की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी होगी। अगर ऐसे चट्टानों की बात की जाए तो डायोराइट है, एंडेसाइट है, ठीक, डायोराइट है, एंडेसाइट है, ग्रेनाइट है, या फिर रायोलाइट है। अब इनमें से किसी भी प्रकार की चट्टान का गलन होगा और उससे ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी, तो वह ज्वालामुखीयता केंद्रीय विस्फोटक का आधार पर होगी। वहीं अगर मैग्मा क्षारीय है, क्षारीय मैग्मा का मतलब उसमें सिलिका की मात्रा मान के चलिए 55%, 50% से कम, ठीक। तो अगर क्षारीय होगा तो कैसा होगा, शांत दरार प्रकार की, क्योंकि क्षारीय मैग्मा होगा यानी सिलिका की मात्रा कम होगी, तो मैग्मा गाढ़ा कम, तो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी होगी। ऐसे कौन कौन से, कैसे, शांत दरार। तो ऐसे में कौन सा है, जैसे आप पढ़ोगे बसाल्ट चट्टान से निर्मित, तो अगर बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है उसका गलन होता है, और गलन के बाद अगर क्या नाम है ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, तो वहां पर उस मैग्मा के कारण क्या कौन सी कैसी ज्वालामुखी होगी, शांत दरार प्रकार की। ऐसी ज्वालामुखीता ये सामान्यता आपको मिलेगी अभिसारी प्लेट सीमांत पर, यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। वहीं दूसरी तरफ ये आपको मिलेगा कहां पर, अपसारी प्लेट सीमांत, अपसारी प्लेट सीमांत पर। जैसे मध्य महासागरीय कटक, जितने भी मध्य महासागरीय कटक हैं, चाहे प्रशांत महासागरीय कटक हो, चाहे हिंद महासागरीय कटक की बात की जाए, चाहे अटलांटिक ओशन के कटक की बात की जाए, उसमें जितने भी उनकी संरचना का निर्माण हुआ वो अपसारी प्लेट संचलन के कारण हुआ है। और अपसारी प्लेट संचलन यानी जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, प्रेशर रिलीज होता है, क्योंकि तापमान दाब का मेल्टिंग पॉइंट के साथ सीधा संबंध होता है, यानी जितना दाब ज्यादा होगा उतना उसका गलनांक ज्यादा, ठीक। तो एक चीज और भी समझ लेते हैं यहीं पर, और वो ये है कि चट्टाने जो आंतरिक चट्टाने हैं, यानी सॉरी आग्नेय चट्टाने वो कितने प्रकार की होती हैं, यानी उनमें जो अम्लीयता क्षारीयता के आधार पर उनका वर्गीकरण हम कर लेते हैं। तो एक टेबल के रूप में समझते हैं, एक तरफ हम रखेंगे उस चट्टान में एसआईओटी की यानी सिलिका की मात्रा कितनी है, फिर उस चट्टान का प्रकार क्या होगा, और प्रकार के बाद में एक चीज ध्यान रखना, उसमें दो तरह की चट्टानें बनेंगी, या आंतरिक चट्टान बनेगी तो उसका नाम क्या होगा, और वहीं बाह्य चट्टान बनेगी तो उसका नाम क्या होगा, और फिर हम बात करेंगे बाकी विशेषताओं उसकी, ठीक। तो पहला पॉइंट ये रखना कि 77%
या 70% से अधिक अगर किसी चट्टान में है तो वो एसिडिक है। एसिडिक या सिलिसिलिक बोलते हैं उसको। और ऐसे में आंतरिक चट्टान है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसा फिर है? आंतरिक चट्टान। और बाह्य चट्टान के रूप में आपको मिल जाएगा रायोलाइट। वहीं अगर सिलिका की मात्रा 55 से 77% है, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी माध्यमिक चट्टानें। और माध्यमिक चट्टानों में आंतरिक चट्टान है उसका नाम है डायोराइट, और जो बाह्य चट्टान है उसका नाम है एंडेसाइट। ठीक। दूसरा क्या है? अगर सिलिका की मात्रा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, 45 से 55% के आसपास है तो इसको हम बोलते हैं क्षारीय चट्टान, यानी बेसिक चट्टान। तो क्षारीय चट्टानों में आंतरिक चट्टान है वो है गैब्रो, और बाह्य चट्टान है वो है बसाल्ट। ठीक। अगला चौथा पॉइंट लेके चलते हैं। अगर 45% से भी कम है, लेस देन है 45 दिन, कितना है? 45%, तो इसको हम बोलते हैं अति क्षारीय यानी अल्ट्रा बेसिक। और ऐसे में केवल एक आंतरिक चट्टान पाई जाती है, उसका नाम है पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट, और किसी भी प्रकार की बाह्य आग्नेय चट्टान नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर अगर एक पैटर्न देखें कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी ठीक है, तो क्या नजर आता है? तो उधर ऊपर से नीचे जाने पर सिलिका की मात्रा में क्या नजर आती है? कमी नजर आती है। अगर सिलिका की मात्रा में कमी नजर आएगी तो उस चट्टान की अम्लीयता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर अम्लीयता घट जाएगी, ठीक है, तो उसका क्या होगा? गाढ़ापन बढ़ेगा या घटेगा? गाढ़ापन भी क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन उसका क्या होगा? घनत्व, क्योंकि घनत्व के साथ सिलिका की मात्रा का घनत्व के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन, यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो वहां पर घनत्व में क्या नजर आएगी? वृद्धि नजर आएगी। ठीक। अगर वहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रायोलाइट और गैब्रो में से किस चट्टान का घनत्व ज्यादा है, तो किसका ज्यादा होगा? गैब्रो का घनत्व ज्यादा होगा। ठीक। या फिर क्या नाम है, ग्रेनाइट और बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना या मैग्मा से किस में शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीता किस चट्टान से कारण होगी? तो बसाल्ट चट्टान के कारण होगी, ना फिर ग्रेनाइट चट्टान के कारण। तो ऐसे सवाल बनते हैं, स्टेटमेंट पे भी बनते हैं और इंडिविजुअल भी बनाए जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे आने वाले जब हम प्रश्न करवाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आपको नजर आएंगे, वह सवाल जो आपको यहाँ से आपको सीधे तौर पर हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। अब एक टॉपिक इसमें से और बचता है कि जो वोल्केनिज्म है, यानी ज्वालामुखीता है, ज्वालामुखीता के अंतर्गत कितने प्रकार की संरचनाएं बनती हैं या स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती, तो उसको हम समझते हैं। तो वोल्केनिज्म, पहले चीज मैंने बात किया था कि एक तो होता है किस पर? प्लेट बाउंड्रीज पर, ये समझ लो। या तो अपसारी प्लेट सीमांत पर होगा या तो अभिसारी प्लेट सीमांत पर होगा। समानांतर प्लेट सीमांत पर किसी भी प्रकार की ज्वालामुखीता नहीं होती, वहां पर घर्षण के कारण भूकंप आते हैं। ठीक, तो उसको एक संरक्षित प्लेट सीमांत भी कहा जाता है। ठीक। दूसरा होगा, या फिर इंट्रा प्लेट होगी, अंतः प्लेट ज्वालामुखीता हो जाएगी। या तो कैसी होगी? प्लेट बाउंड्रीज पर होंगी, या फिर कैसी होगी? इंट्रा प्लेट। प्लेट बाउंड्रीज पर जो ज्वालामुखीता होती है वो उसमें से या तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर होगी, यानी अभिसारी प्लेट सीमांत पर होगी, या फिर कैसी होगी? अपसारी यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर होगी। अभी मैंने अभी बात की है, अपसारी प्लेट पर हमेशा कैसी होती है? शांत दरार प्रकार की। यानी अब शांत दरार प्रकार की तो कैसा, किस प्रकार के, मतलब क्या नाम है, चट्टान का गलन हुआ होगा या किस प्रकार का यहाँ पे मैग्मा होगा? यानी यह मैग्मा कैसा होगा? यहाँ पर क्षारीय मैग्मा। ठीक। वही कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर किसका होता है? वो होता है केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की। कैसी? केंद्रीय विस्फोटक। अगर केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की होगी तो मैग्मा कैसा होगा? वो अम्लीय मैग्मा। दूसरी तरफ अगर अंतः प्लेट ज्वालामुखीता की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको दो तरीके से नजर आएगा। एक तो हॉट स्पॉट एक ही है। कैसा है? एक हॉट स्पॉट। एक हॉट स्पॉट से आपको जब ज्वालामुखीता, मतलब एक जो से एक बात अब पहले ही बात हो चुकी है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो सक्रिय धातु यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, और उनके विघटन के कारण, उनके डिके के कारण क्या होता है? संवहन तरंगों के रूप में उष्मा की उत्पत्ति होती है। और उस उष्मा के कारण, उस ऊर्जा के कारण, अगर वैसे जो क्या नाम है किसी बाउंड्रीज पर नहीं है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही अगर चट्टानों का गलन होता है, अगर वो तोड़ते हुए बाहर आती हैं तो अंतः प्लेट ज्वालामुखीता के अंतर्गत आएगा।
ठीक। तो वहां पर अगर एक ही जगह पर है, हॉट स्पॉट क्या है, एक तपक स्थल है, तो वहां पर निर्माण होगा वोल्केनिक लाइन, किसका, ज्वालामुखी रेखा का। और इस रेखा का जो क्या नाम है, संरचना है, यानी इनका प्रसार से ये पता चलेगा कि ज्वालामुखी क्या नाम है, पृथ्वी का संचलन किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है, ये रेखाओं के माध्यम से आप तय कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कई हॉट स्पॉट हैं, मेनी है, कई सारे तत्व स्थल हैं, तो ज्वालामुखी गुच्छा का निर्माण होगा, यानी वोल्केनिक क्लस्टर का निर्माण होगा, ज्वालामुखी से गुच्छा का निर्माण होगा। ये सवाल भी आपके समक्ष पूछा जा चुका है। ठीक। और एक लास्ट बचता है, वो है स्थलाकृतियों को लेकर के, उसको अब समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं स्थलाकृतियों को लेकर के। अगर बात किया जाए बाह्य स्थलाकृतियों की, तो बाह्य स्थलाकृतियों में सबसे पहले जो भी बनेगा वो बनेगा शंकु के रूप में, किसके रूप में, कोन के रूप में बनेगा। कोन के रूप में कैसे हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंडर शंकु, जिसका ऊंचाई और ढाल दोनों बहुत कम होता है। दूसरा हो सकता है कंपोजिट यानी संयुक्त, कैसा होगा, कंपोजिट शंकु होगा। ठीक। ये कंपोजिट शंकु क्या होता है, परतदार होंगे, लगातार ज्वालामुखी के कारण परतों का जमाव होता चला जाएगा। ये शंकु आप अपने आप में सबसे बड़े। फिर आता है वो है पैरासिटिक यानी परिपोषित शंकु। अगर पैरासिटिक की बात करें, जैसे मुख्य अवनलिका है, जहां से मेन वेंट है, जहां से ज्वालामुखी पदार्थों का निकलना होता है, अगर उस मुख्य नलिका में खिंचाव हो जाए, खासकर मान लो किसी भी प्रकार का एक संयुक्त शंकु है, कंपोजिट शंकु है, अगर उसकी मुख्य अवनलिका में खिंचाव हो जाए और कई छोटी छोटी उपनलिकाएं बन जाएं, अगर उनसे फिर ज्वालामुखी तक प्रक्रिया होती है, ऐसे शंकु को क्या बोलते हैं, उसके द्वारा जिन शंकु का निर्माण होगा उनको हम क्या कहते हैं, परिपोषित शंकु कहते हैं। ठीक। और फिर आता है अम्लीय शंकु, एसिडिक। और एसिडिक शंकु भी क्या होते हैं, एक को बोलते हैं प्लग डोम और दूसरे को बोलते हैं क्यूमुलोडोम। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक। फिर बात आती है कि अगर ये तो मान लो बाहर चट्टानों का मतलब बाहर मैग्मा के निकलने के बाद, लॉन्ग निकलने के बाद उनका जमाव हुआ, अगर बाहर निकले ही ना, पृथ्वी के आंतरिक परतों में ही जम जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक। आंतरिक में दो तरीके के हो सकते हैं, पहली चीज ध्यान रखना, एक को बोलते हैं अनुस्तरी यानी कनकॉर्डेंट हो, दूसरे को बोलते हैं अननुस्तरी डिस्कॉर्डेंट। कनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। अनुस्तरी वहां पे बनेगा जहां पर ज्वालामुखी यानी मैग्मा का कैसा जमाव होगा, क्षैतिज जमाव होगा। और क्षैतिज जमाव में जो चीजें आती हैं उनमें से एक है सिल या सीट, यानी क्षैतिज केवल एक चादर के नुमा परतों में जमाव हो जाए। दूसरा होता है फाइकोलिथ। फाइकोलिथ का मतलब कि मैग्माइड का जमाव इस तरीके से ना होकर के लहरदार जमाव हो। ठीक। तीसरा क्या है, वो है लेपोलिथ। लेपोलिथ का मतलब कटोरे की भांति, यानी किसकी भांति, कटोरी की भांति। इस तरह के परतों में मैग्मा का अगर जमाव हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, लेपोलिथ कह देते हैं। ठीक। फिर आता है लेपोलिथ, फिर आता है लाइकोलिथ। लाइकोलिथ में क्या हुआ, अगर गुंबद के आकार की आकृति बनती है और इस तरीके से मैग्मा का जमाव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकोलिथ बोलते हैं। वही चीज है, यहाँ पे क्षैतिज परतों में ना होकर के ऊर्ध्वाधर परतों में हो जाए तो, अगर, तो उसमें से पहली संरचना आती है उसको बोलते हैं डाइक। डाइक का मतलब एक ऊर्ध्वाधर पट्टी के रूप में जमा हो मैग्मा का, उसको डाइक बोलते हैं। और फिर लास्ट आता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर में बैथोलिथ, यानी मैग्मा मूव ही ना करे, जहां पे उत्पत्ति हो वहीं उसका शीतलीकरण हो जाए। यानी एक ऐसे, इनका कोई आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे बाकी सबका एक निश्चित आकार होता है, उस प्रकार से बैथोलिथ का कोई निश्चित आकार नहीं होता। और ये संरचना में सबसे बड़े होते हैं किसी भी प्रकार के चट्टानी संरचना। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा।